आकाशवाणी पूर्णिया सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, पूरे देश में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस वर्ष का थीम है कचरा मुक्त भारत। यूं तो स्वच्छता पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय निकायों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं जिन्होंने लगातार अपनी सेवा दी है, अपना योगदान दिया है और वर्षों से वो प्रयास कर रहे हैं कि स्वच्छता व्यक्ति के अंदर तक पहुंचे और हर व्यक्ति का आदत बने। और कुछ पर्यावरणविद ऐसे भी हैं जो खासकर नदी को लेकर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही पर्यावरणविद में हमारे साथ आज हैं सुमित प्रकाश जी आकाशवाणी के स्टूडियो में, जिन्होंने नदी की सफाई को लेकर, नदी को बचाने को लेकर काफी कुछ प्रयास किया है। सुमित जी, सबसे पहले हम आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि यह स्वच्छता पखवाड़ा है और यूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में ही स्वच्छता मिशन को शुरू किया था, पूरे देश में इसे एक मिशन मोड पे लाया था और लगातार हम देख रहे हैं कि इस और लोगों की जो जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है। नदी एक महत्वपूर्ण अंग होता है मनुष्य के जीवन का, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नदी से जीवन चलता है। नदी को लेकर आप काफी कुछ प्रयास कर रहे हैं। पूर्णिया में खासकर सौरा नदी बेहद महत्वपूर्ण नदी है, इसको लाइफलाइन आप कह सकते हैं पूर्णिया के लिए। तो हम सबसे पहले समझना चाहेंगे कि सौरा नदी को लेकर क्या कुछ समस्याएं हैं, फिर हम आपसे जानेंगे कि क्या आपके प्रयास हो रहे, क्या कुछ समस्याएं आप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सौरा नदी की समस्या की बात करें तो जो इसका उद्गम क्षेत्र है, ये अररिया के जो आंचलिक साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु है, इनके गांव से 14 किलोमीटर दूरी पर अहमदपुर चौड़ है। एक चौड़ से वो निकलती है जो स्वतः निकलता है, जो आज भी चर्चा का विषय है कि या तो हिमालय बेसिन का ये अंग होगा, स्वतः ये उद्गम होता है। फिर इसका प्रवेश जब धनकनिया धार होते हुए जब ये पूर्णिया में आती है, तो यहाँ पर आने के बाद सिर्फ पूर्णिया में ये 12 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। और इस पूर्णिया में इस नदियों के अगर समस्या की बात करें तो जो मुख्य समस्या है वो है अतिक्रमण, क्योंकि जो नदियों की पेट थी, जो नदियों का रास्ता था, वो प्रवाह नहीं हो रहा है क्योंकि उसके पेट पे घर बन गया है। और अतिक्रमण इस तरह से है कि नदियों की धाराओं को मोड़ दिया गया है, जो वर्तमान स्थिति है। और इसका आप देख सकते हैं, एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि जो शहर का जितना भी कचरा होता है वो नदी के किनारे डंप किया जा रहा है। दूसरी समस्या ये है जिससे जलीय जीव को भी खतरा है, साथ ही साथ यहाँ के आम जनमानस को भी खतरा है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। और तीसरी एक बड़ी समस्या है कि पूर्णिया, खास करके सौरा नदी के किनारे जिन जिन गांवों का, या कह सकते हैं कि सौरा नदी की जो सहायक धाराएं थी उसके समीप जो जितने गांव आते थे वो कभी मशहूर हुआ करते थे, खास करके मछलियों के लिए। जैसे रहुआ है, हरदा के समीप ये गांव है, कवैया है हरदा के पास। तो फिर इस तरह की मछलियां सौरा नदी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। जैसे बेलगच्छी के पास जो है सौरा नदी के जो बिसारी धार है, वहां पे सौर मछलियां प्रचुर मात्रा में थी। तो आप देख सकते हैं कि नदियों का गांव का नाम भी जो है उस मछलियों के नाम पे रखा गया। तो उस समय जलीय जीव कितने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और उस समय जलवायु कितना बेहतरीन रहा होगा, जो उस समय पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन आज देखें कि आज स्थिति ये है कि कभी गर्मी हो जाता है और जो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी खराब होता गया है। कभी यहाँ की आबो हवा के लिए, और यहाँ पूर्णिया का नाम ही पड़ा है, पूर्ण अरण्य से समृद्ध रहा है यहाँ की जलवायु, लेकिन वो अब बिगड़ने लगा है। तो जब नदियां और जो वाटर लेवल भी है, जो सौरा नदी के कारण जो है आसपास की सिंचाई उपलब्ध हो जाती थी किसानों को, और जो वाटर लेवल था इस तरह से मेंटेन था कि आसानी से 10 फीट 12 फीट पे पानी मिल जाती। लेकिन अब देखेंगे कि पानी का लेवल भी धीरे धीरे डाउन हुआ है। और जिस तरह से यहाँ बोरवेल की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, पंप लगता जा रहा है, लोग खरीद के पानी पीने लगे हैं, तो ये सारी चीजें आ रही है। तो कहीं ना कहीं नदियां प्रदूषित हुई है, जिसके वजह से अन्य तरफ लोगों का ध्यान गया है। ये प्रमुख समस्याएं रही है। जी, काफी कुछ आपने बताया समस्याओं को लेकर कि सौरा नदी किस तरह से अतिक्रमण का शिकार भी हो रही है और प्रदूषण का शिकार भी हो रही है। अगर हम बात करें कि बतौर पर्यावरणविद आपके प्रयासों की, सौरा नदी को बचाने का क्या कुछ प्रयास अभी तक आपके द्वारा किया गया है?
जी, अकेला चना तो भार नहीं फोड़ सकता, पूरे समस्त पूर्णिया वासियों का इसमें सहयोग मिला। लेकिन 2013 से इसकी शुरुआत हुई नदियों को बचाने का, और सौरा नदी को खास करके जब हमने इसका अध्ययन किया तो पता चला कि इसका उद्गम स्थल अररिया से है। तो हमने वहां से पूर्णिया, न सिर्फ पूर्णिया बल्कि ये हम फिर कटिहार भैंसना में जहां इसका संगम होता है, और कारी कोसी जो है नेवाला चौक के बाद हरदा के समीप कारी कोसी में जो मिलन होता है, वो सारी यात्राएं की। देखा हमने कि किस तरह से नदियों की धारा को अवरुद्ध कर दिया गया, मोड़ दिया गया है, खनन निकालने के कारण बालू माफियाओं के द्वारा, जब भूमाफियाओं के द्वारा नदी की धारा के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो हम लोगों ने पहले आंदोलन अभियान किया, पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया, विभिन्न सामाजिक संगठनों को साथ लिया, और सामाजिक संगठनों के साथ हम लोगों ने बिहार में एक पहला चीज किया था जो कभी किसी पर्यावरण और नदियों में नहीं हुआ। हम लोगों ने नदी की धारा और नदी के किनारे सौरा नदी तट पर काव्य पाठ करवाया, सिर्फ नदियों पर यहाँ के साहित्यकारों के साथ। ये एक पहली बात थी। दूसरा, हम लोगों ने खुद से संगठन बनाकर जो है वहां पर नदियों में उतरकर हम लोगों ने श्रमदान किया। सिटी काली मंदिर तट के पास हम लोगों ने जो वहां कचरा फेंका जाता है मंदिर का, या इधर या जो मूर्तियां विसर्जित होती है, हम लोगों ने उसको साफ करने का काम किया। हम लोगों ने जिला प्रशासन को लिखा, हम लोगों ने जल शक्ति मंत्रालय को लिखा, और जल शक्ति मंत्रालय को लिखने के बाद एक अच्छी प्रयास हुई कि नमामि गंगे के तहत अब सभी, बिहार ही नहीं देश के सभी छोटे बड़े नदियों को जोड़ लिया गया है, और नदियों के किनारे कार्यक्रम लगातार जिला प्रशासन के द्वारा नमामि गंगे के तहत होता जा रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जिला प्रशासन का ध्यान गया, और विभिन्न अवसरों पे, चाहे वो योगा दिवस हो या अन्य दिवस पर, वहां लगातार कार्यक्रम जिला प्रशासन के माध्यम से होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि जो कप्तान पुल के समीप जो वेस्टेज डंप किया जाता था, उसको लेकर मैं पटना प्रदूषण नियंत्रण परिषद कार्यालय पटना गया, और वहां कंप्लेन लिखा कि ये यहाँ कचरा इस तरह से फेंका जा रहा है। तो वहां कचरा फेंकना भी बंद हुआ, और साथ ही साथ हमने बजट पूर्व परामर्श 2020-21 में मांग किया था, तत्कालीन तभी वित्त मंत्री और पर्यावरण सुशील मोदी के हाथों में था। उन्होंने इस सुझाव को लिया और पूर्णिया को क्षेत्रीय प्रदूषण कार्यालय दिया। और अब ये हो सकता है कि आप पूर्णिया के लोग को कंप्लेन करने प्रदूषण को लेकर बाहर पटना नहीं जाना पड़ेगा, वो यहाँ भी दे सकते हैं। इसके साथ ही हमने जब इसकी मांग किया कि सौरा नदी पर भी रिवर फ्रंट बनाया जाए, क्योंकि लंदन की टेम्स नदी के बाद पूरे बिहार ही नहीं देश में सौरा नदी ऐसा है जो NH-31 के नीचे रोड के अंदर से गुजरती है। जिस तरह से लंदन में टेम्स नदी है, अगर इसको उस तरह से मरीन बीच की तरह बना दिया जाए, रिवर फ्रंट बना दिया जाए, तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोग यहाँ का मौसम भी खुशहाल होगा, राजस्व की भी वृद्धि होगी। तो हमने इसके सौंदर्यीकरण हेतु रिवर फ्रंट की मांग को उठाया, और हमने तत्कालीन सांसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, पर्यावरण वन मंत्री और नगर विकास मंत्री के माध्यम से इन सबों का निरीक्षण भी करवाया सौरा नदी के पास, और इन सबों के माध्यम से पत्राचार भी किया, सदन में भी उठवाने का काम किया। और फिर ये हुआ कि केंद्र सरकार ने इसको राज्य सरकार के पास भेज दिया कि ये उनके अंतर्गत का मामला है। लेकिन अभी हाल ही में इस पर काम के लिए 1 लाख कुछ करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। सौरा सफारी के नाम से परियोजना चलाई जानी है, जो जिला प्रशासन का ये बहुत ही उत्कृष्ट कदम है कि यहाँ पे बोटिंग होने की बात होगी, इसके किनारों पे पार्क नुमा बनाया जाएगा, ये सारी चीजें होनी है। तो कहीं ना कहीं एक अभियान की सफलता ही है। और इस नदी, सौरा नदी, ना सिर्फ बिहार की नदियों में ही नहीं गिना जा रहा है, देश स्तर पर बड़े बड़े पर्यावरणविद भी अब इस नदी के बारे में जानते हैं। वो लगातार हमारे संपर्क में है, चाहे वो वाटरमैन राजेंद्र सिंह हो, या नर्मदा बचाओ आंदोलन के मेघा पाटेकर हो, या महान पर्यावरणविद भरत झुनझुनवाला हो, और जो एनजीटी, जिसके सुझाव पर एनजीटी का गठन हुआ था देश में, बिमल राय जी, वो भी इस नदी का अवलोकन करके गए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हुई हैं, देश स्तर पर भी इसकी चर्चा है इस नदियों की, और लगातार संघर्ष जारी है, प्रयास जारी है। कोई भी जो नदी होती है उसके किनारे सभ्यता का विकास होता है। हम पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ, और इसी वजह से उसका नामकरण भी हुआ। अगर इस तरह से देखें तो नदी का महत्व काफी होता है। हम अगर पूर्णिया जिला की बात करें तो पूर्णिया जिला के लिए सौरा नदी किस किस तरह से महत्वपूर्ण है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि नदियों का, सभ्यता का विकास ही नदियों के किनारे हुआ। अगर सिर्फ सौरा नदी की ही चर्चा करें
तो जब आप विष्णु पुराण देखेंगे, विष्णु पुराण में भी इस नदी की चर्चा है, क्योंकि इसके आगे जो पूरन देवी मंदिर है माता का, तो वहाँ बाबा हटिनाथ हुआ करते थे, उनके ये स्नान करने का क्षेत्र था। पौराणिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और विष्णु पुराण में चर्चा है, एक श्लोक है, सकरी नंदी समासादे सर्वपाप विनश्यन्ते। इसका मतलब है कि इस नदी में नहाने से देवता भी प्रसन्न होते हैं, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और यही वजह है कि आसपास के इलाकों के लोग भी मकर संक्रांति के समय यहाँ स्नान करने आते हैं। चूंकि गंगा तो है नहीं यहाँ, लेकिन गंगा का दर्जा इसे प्राप्त है और नदी किनारे मंदिर में पूजा भी करते हैं। तो एक तो विष्णु पुराण में ये है। एक और मान्यता है, क्योंकि एक पर्यावरणविद आए थे, उनका कहना था, जल प्रहरी थे वो निलय उपाध्याय जी, वो भी आए थे। उनका कहना था कि जो सूर्य की उपासना है, सौर के जो केंद्र हैं, तो ये सौर का संवाहक ये नदी रहा है, इसलिए इसका नाम सौरा भी पड़ा है। तो एक धारणा ये भी है। और सूर्य मंदिर की प्राप्ति भी हुई है सिटी के पास, उसके अवशेष मिले हैं। तो ये सब धारणाएं हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि जो इस नदी के इसमें पुरेन के पत्तों का बहुतायत मिलता था। तो एक धारणा है कि पूर्णिया का नाम भी पुरेन के पत्तों का शहर माना जाता है। तो ये सारी धारणाएं हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है पौराणिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ के आसपास के जितने भी गांव पंचायतें हैं, इनकी कृषि का एकमात्र सिंचाई का केंद्र यही नदी है, सौरा नदी है। तो ये भी है। और जो अगर आप अन्य आर्थिक दृष्टिकोण में देखें तो मछलियों का, और किसी जमाने में पुराने लोग बहुत बताते हैं और कहीं चर्चा भी है कि जब ये रुई गोला पुल जो है, इससे बड़े बहुतायत में रुई का आदान प्रदान हुआ करता था, नाव से रुइयां भेजी जाती थी कलकत्ता वगैरह। तो आप मान सकते हैं कि उस समय भी पौराणिक काल में, प्राचीन काल से अभी तक भी इसकी कितनी मान्यता है और इसकी महत्ता लगातार बनी हुई है। अगर हम बाढ़ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि खासकर जो हमारा ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ की जो नदियां हैं उसमें गाद भरी हुई है और हम देखते हैं प्रतिवर्ष बाढ़ से ये क्षेत्र प्रभावित होता है। सौरा नदी में भी बाढ़ की संभावना बनी रहती है और आती भी है, और आसपास के जो शहर है, गांव है, उसको नुकसान भी पहुंचाती है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? देखिए, बाढ़ की जो समस्या है, एक तो गाद की समस्या है ही, और दूसरा सबसे बड़ा कारण हुआ जो नदी की धाराएं हैं, जो कैचमेंट एरिया है, इसको लोगों ने अतिक्रमण कर इसको तहस नहस कर दिया। नदियों के पेट में, जब आप और हम नदियों के पेट में घुसते हैं, घर बनाते हैं, तो नदियों को तो जाने का रास्ता मिलता नहीं, वह स्वतः स्मूथ धाराएं प्रवाहमान नहीं होती है, तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, जिसे हम लोग बाढ़ की संज्ञा देते हैं। पहले बाढ़ नहीं आता था, लेकिन अब बाढ़ इसलिए भयावह होता है। अगर खास करके शहरी क्षेत्र में ही देखें, जो चार्ल्स पामर के द्वारा बनाया गया पामर बांध है, अगर वो 2020 के जो बाढ़ का समय आया था, तो 20 में वो बांध को चूहों ने उसमें रिसाव कर दिया था, छेद कर दिया था। तो एक इतना डर हो गया था कि वार्ड नंबर 30-31 रामबाग का इलाका डूब सकता था। लोग पहरेदारी कर रहे थे, हम जैसे कार्यकर्ता वहां लगे हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि नदियों की धारा अवरुद्ध होने से सौरा या कोई भी नदी जो कहते हैं कि बौड़ा जाती हैं, अपना रास्ता बदलती हैं, जो बाढ़ का स्वरूप रहता है। अगर नदियों को स्वतः निरंतर बहने दिया जाएगा, उन्मुक्त बहने दिया जाएगा, तो कभी बाढ़ नहीं आएगी। वो अपना रास्ता नहीं बदलेगी तो बाढ़ नहीं आएगी। इसका मतलब है कि जो लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, उसका ही परिणाम है कि यह बाढ़ की समस्या आ रही है। सुमित जी, भारत सरकार ने नमामि गंगे परियोजना लाया और इसके तहत नदियों की सफाई की योजना चल रही है। इसको लेकर क्या कुछ आप देख रहे हैं कि सौरा नदी को लेकर क्या कुछ काम हुआ है नमामि गंगे योजना में? नमामि गंगे योजना के तहत तो जो मुझे दिख पा रहा है कि जैसा मैं देखता हूं कि ये जब कह सकते हैं कि उन लोगों का जब कार्यक्रम होता है तो उसी समय पे लोग जागरूक होते हैं। कार्यक्रम से 5 दिन पहले साफ सफाई होती है, अच्छा प्रबंध होता है, उसके बाद फिर ढाक के 3 पात हो जाते हैं। लेकिन जो जिला प्रशासन और राज्य सरकार के तहत अगर देखें, जल जीवन हरियाली और अन्य जो जिला प्रशासन की योजनाएं हैं, उसके माध्यम से कई सारे काम हुए हैं। नदी के दूसरे साइड शेड का निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण, और जो तत्कालीन गवर्नर के द्वारा जो बनाया गया खंडहर पुल था, जो जिसकी मलबा जो है नदी के धारा को अवरुद्ध कर रही थी सिटी के पास, उसको तत्कालीन डीएम राहुल कुमार के द्वारा हटाया गया, जिससे धाराएं प्रवाहमान हुई। तो कई सारे काम हुए हैं। और जिस तरह से अभी ये घोषणा हुई है कि
सौरा सफारी का निर्माण किया जाएगा तो लोग 3 किलोमीटर तक बोटिंग कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, राज्य सरकार के द्वारा कुछ तो काम पाइपलाइन है, कुछ काम प्रयास किया जा रहा है, लेकिन और करने की आवश्यकता है। ये इतने से काम नहीं चलने वाला जी। और एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जन जागरण की, आम लोग सामने आकर, आगे आकर प्रयास करें कि हमारी जो नदी है वो साफ सुथरी रहे और उसका चूंकि लाभ भी आम लोगों को ही मिलना है। तो जन जागरूकता को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ आपने प्रयास किया है और क्या कुछ जागरूकताएं आई है? देखिए, जन जागरूकता के लिए हम लोगों ने पहले तो जो नदी के किनारे बसे हुए जो समुदाय थे, जो लोग थे, पहले उन लोगों को नदी के बारे में समझाया, उनके साथ नदी गोष्ठी की, नदी संवाद यात्रा किया, नदी चौपाल लगवाया। उसके बाद हम लोगों ने जो ये शहर के सारे संगठनों को, चाहे वो खेल से जुड़ा संगठन हो, चाहे कला मंच से जुड़ा हो, सबों के साथ जागरूकता अभियान निकाला, रैलियां निकाली। तो इस तरह से जागरूकता आया और इस जागरूकता का परिणाम ये हुआ कि खास करके सिटी के युवा, स्थानीय लोग प्रत्येक रविवार को श्रमदान करने लगे, खुद से नदी सफाई करने लगे। और वहां के आसपास के जो क्षेत्र के लोग थे वो भी दूसरे को मना करने लगे कि यहाँ कचरा ना फेंके, लेकिन लोग मानते नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। लेकिन लोग जागरूक हुए हैं, जागरूक इस कदर हुए हैं कि अगर खुद से रविवार को स्थानीय टोली अगर सफाई कर रही है तो कहीं ना कहीं आपके अभियान की सफलता है, जागरूकता है। लोग पहले नहीं करते, तब खुद से करते हैं, तो ये तो एक अच्छा प्रयास है। अगर साहित्यकार जाके वहां काव्य पाठ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा बात है। अगर धार्मिक संस्थाएं वहां जाकर आरती कर रही है तो 1 दिन या 2 घंटे या 5 घंटे के लिए सही, तो उस समय दीप जगमगाता है, सफाई तो होती है। तो ये सब एक सुखद परिणाम है। जी सुमित प्रकाश जी, एक पर्यावरणविद होने के नाते आप क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं सरकार से, क्या कुछ करनी चाहिए? देखिए, जो थीम है स्वच्छता ही सेवा, इसका थीम है कचरा मुक्त भारत। तो कचरा मुक्त भारत की कल्पना तभी साकार होगी जब कचरा मुक्त पंचायत होगा, कचरा मुक्त गांव होगा, कचरा मुक्त जिला होगा, कचरा मुक्त राज्य होगा, तभी कचरा मुक्त देश हो सकता है। तो जो सबसे अंतिम इकाई है, तो अंतिम इकाई पे समाधान की आवश्यकता है। जैसे हम गंगा नदी को स्वच्छ करने की बात नहीं कर सकते हैं अगर हम सौरा, कारी, कोसी, परमान, महानंदा, कानकी की सफाई ना करें तो तब तक ये गंगा साफ नहीं होगी। तो उसी तरह से कचरा मुक्त देश तभी बनेगा जब छोटी इकाइयां जिला स्तर पर, हालांकि नगर निगम काम करते हैं, लेकिन क्या नगर निगम का काम आम जनमानस तक, हर वार्ड तक पहुंच पाता है? लेकिन वो कैसे पहुंचेगा? उनके पास भी संसाधन सीमित होता है, लोग सीमित होते हैं, समय सीमित होता है। लेकिन जब तक आम जनमानस खुद की स्वच्छता नहीं करेंगे, स्वच्छ हृदय में ही स्वच्छ मन का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। तो अगर खुद से ही हमें जागरूक होना होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को पहले कचरा मुक्त अपना घर, अपना दरवाजा, अपनी सड़क करनी होगी, तब जाके जिला प्रशासन और नगर निगम और राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो अभियान चलाती है वो सार्थक और सफल होगा। जब तक हम अपने जीवन शैली में, प्रत्येक नागरिक अपने जीवन शैली में सुधार नहीं लाएगा, अगर वो खुद कचरा कहीं ना फेंके, तो घर के बाहर ना फेंके, सड़क को गंदा ना करे। जैसे अगर बगल के राज्य, अगर सिक्किम, गैंगटॉक हम लोग जाते हैं तो आप देखेंगे सड़कें स्वच्छ है, वहां कोई नहीं फेंकता है, क्योंकि वहां के लोगों की जीवन शैली में ये आ चुका है, इसलिए वो स्वच्छ है। वहां की भी नगर निगम उतना ही घंटा काम करती है जितना पूर्णिया में करती है। वहां के नगर निगम की भी बजट उतना ही होगा या थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन आम आदमी वहां जागरूक है। इसीलिए ये शहर हमारा है, ये जिला हमारा है, देश हमारा है। तो सरकार के भरोसे छोड़ने से बेहतर है कि हमें खुद से कदम लेना होगा, प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना होगा। पहले खुद की सफाई करें, स्वयं से स्वयं की सफाई, स्वयं से स्वयं के घर की सफाई, स्वयं के सामने की सड़क की सफाई, तभी जो है कचरा मुक्त जिला, शहर, राज्य और देश हो सकेगा। सुमित प्रकाश जी, आप एक युवा हैं और युवा होने के साथ साथ आप इतना कुछ पर्यावरण के बारे में जानते हैं और इतना प्रयास आपने किया है। आमतौर पर अगर हम युवाओं को देखें तो इस दिशा में उनका न तो अध्ययन होता है ज्यादा, न उनका ज्यादा प्रयास होता है। तो एक युवा होने के नाते आप युवाओं को क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक होना चाहिए और किस तरह से उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में? जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न पूछा है कि जब शहर में कोई सिनेमा लगता है तो वहां दर्शकों के रूप में पहले दिन का पहला शो देखने के युवाओं की भीड़ होती है। वो गलत नहीं है, उनकी इच्छा है, लेकिन उन युवाओं से आग्रह है कि आपके शहर, आपके जगह में जो भी
पर्यावरणीय संस्थाएं हैं, वो प्राकृतिक संस्थाएं हैं, वो कभी किसी ने आपको दिया नहीं है, स्वतः मिला है। अगर आपके घर के आगे छोटा सा पेड़ लगा हुआ है तो आप उसकी देखभाल करें, उसमें 2 बोतल पानी दे दें ताकि वो बड़ा होगा तो आपको ही ऑक्सीजन मिलेगा। या अगर कोई नदी है तो आप खुद से वहां देखें, क्योंकि आज के दौर में आप देख रहे होंगे जब कोविड का काल आया तो सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भाग रहे थे। ये नौबत पूर्णिया में भी आने लगा क्योंकि इस तरह का माहौल था। अगर हम युवा अपने घर के आगे एक नीम का पेड़, पीपल का पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाएगी, हमें भविष्य में ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। युवाओं से आग्रह है कि वो जिस तरह से अपना समय सोशल मीडिया पर देते हैं तो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे पर्यावरण संबंधी जागरूकता के पोस्ट शेयर करें, डालें। अगर राज्य सरकार या जिला प्रशासन का ही जिस तरह से अभी स्वच्छता सेवा का कार्यक्रम का पोस्ट आता है उसको आप शेयर करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो अन्य लोग तो जागरूक होंगे। अगर आपने शेयर ही कर दिया तो लोग जागरूक हो जाएंगे, किसी के मन में होगी। क्योंकि मैंने भी किसी का देखा, किसी को सीखा, किसी को सुना, तो मेरे में भी आई कि मैं कुछ करूं पर्यावरण की दिशा में। तो कोई भी कर सकता है, बस हमें उस दिशा में अभिरुचि बनानी होगी, हमें अपना इंटरेस्ट जगाना होगा। जी, हम देखते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो स्वयं झाड़ू लेकर सड़क पर उतरते हैं कि हम लोगों को ये बताएं कि मैं भी सफाई करता हूं, आप भी सफाई करिए। क्या कुछ परिवर्तन आप देखते हैं? वर्ष 2014 में इस मिशन को शुरू किया गया था, क्या परिवर्तन आपने देखा है लोगों के स्वभाव में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आया। जो चीज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोग में ये संदेश गया कि जब प्रधानमंत्री झाड़ू उठा सकता है तो हम और आप क्यों नहीं उठा सकते हैं। हम लोग भी कुछ करते हैं। ठीक है, वो थोड़े समय के लिए होता है, प्रधानमंत्री लगातार मन की बात या अन्य कार्यक्रमों में लगातार इसकी चर्चा करते हैं, तो ये जागरूकता तो आई है, लेकिन ये जागरूकता कोई नई नहीं है जैसा मेरा मानना है। क्योंकि महात्मा गांधी ने उस समय ये कचरा उठाओ और इस तरह से अस्पृश्यता के खिलाफ और इस गंदगी के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया था। उन्होंने इस ऐसे लोग जो सफाई कर्मी थे उनको हरिजन की संख्या दी। हरिजन मतलब प्रभु के जन, प्रभु के लोग। उस समय से महात्मा गांधी ने जो प्रयास किया था वो प्रयास नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे हैं। तो आज इसकी आवश्यकता पड़ रही है, ये भी प्रासंगिक है। ये भी सोचने की बात है कि जो महात्मा गांधी उस समय कह रहे थे आज नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं और वो खुद से उतर रहे हैं, तब लोगों में जागरूकता आ रही कि हमारा प्रधानमंत्री कर रहा है तो हम क्यों ना करें। तो ये अगर प्रधानमंत्री को कहनी पड़ रही है, और जब ईपीआई आप रैंक देखें, ईपीआई होता है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो 180 देशों में भारत का स्थान 180वां है। तो आप और हम समझ सकते हैं कि कितनी खराब रैंकिंग है हमारे इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस पर। तो आज प्रधानमंत्री को भी ये बात कहनी पड़ती है कि साफ सफाई रखें और स्वच्छता ही सेवा है, कचरा मुक्त भारत बने। तो ये हाल क्यों आई, ये स्थिति क्यों आई, इस पे हम लोगों को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कहने से नहीं, अभी प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, कल कोई और प्रधानमंत्री हो सकते हैं, परसों कोई और होंगे। कभी महात्मा गांधी ने भी इस बात को कहा था। तो इस बातों को हमें समझने और आत्मसात कर इस पे काम करने सभी देशवासियों की जरूरत है, ना कि किसी के कहने। लेकिन एक बड़ा बदलाव आया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी चीजें क्या की कि युवा वर्गों को जोड़ने के लिए, जो युवा नदियों पर काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण पर किसी ने खास काम किया है, किसी ने अन्य क्षेत्र में खास काम किया, तो वैसे स्टार को वाटर वॉरियर करके सम्मानित करवाया है, सम्मानित कर उनको बढ़ाने का काम किया। हमारे एक मित्र रामवीर तंवर हैं, वो पॉन्डमैन से पूरे भारत में जाने जाते हैं, हमने उनके साथ भी काम किया है। तो आप कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बनो युवा तो नदियों के लिए भी सोचो, पर्यावरण के लिए भी सोचो, अपने कामों से निकाल के, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं जब समय प्रबंधन कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं। उनकी इन चीजों को सीखना चाहिए और हमें भी पर्यावरण युक्त जो है भारत का निर्माण करना चाहिए, प्रदूषण मुक्त भारत का निर्माण करना चाहिए। तो काफी कुछ आपने जानकारी दिया पर्यावरण को लेकर, खासकर सौरा नदी को लेकर के। अब मैं चलते चलते चाहूंगा कि यह जो स्वच्छता पखवाड़ा है, इस पर एक संदेश हमारे पूर्णियावासियों को दे, एक पर्यावरणविद होने के नाते, एक युवा होने के नाते। जी धन्यवाद। संदेश हमारा ये रहेगा कि जो मैंने पहले भी अपनी बातों में कहा कि अप्पो दीपा भवा, अपना प्रकाश स्वयं बने। तो पहले आप अपने अंदर का कचरा मुक्त करें, आप अपने घर का कचरा मुक्त, अपने सामने की सड़क के कचरे को मुक्त करने का प्रयास करें। पूरे जिला के जवाबदेही आप ना ले, पूरे राज्य की ना ले, हमसे जो बन पड़ता है, डू योर बिट, आप अपना योगदान दें, हमसे जो बन पड़ता है। तो मेरा संदेश यही रहेगा सभी युवाओं से कि हमें अपने जीवन शैली में सुधार करना होगा, हमें खुद से एक पेड़ की रक्षा करनी होगी, खुद के सामने वाली सड़क की सफाई करनी होगी,
खुद के पास की नदियों के पास विचरण करते हुए उसकी सफाई करनी होगी, नदियों की ध्यान रखना होगा। अगर आसपास पोखर तालाब है तो उसका ध्यान रखना होगा, तभी जो है एक सुंदर जिला, राज्य और देश कचरा मुक्त हो सकता है। सुमित प्रकाश जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और खासकर सौरा नदी को लेकर जो कुछ आपने किया है, लोगों को बताया, और लोग इन बातों को सुनकर निश्चित रूप से जागरूक होंगे और आपका अभियान भविष्य में भी आगे बढ़े और सफल हो, यह हमारी शुभकामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।